11th क्लास। आज के हमारा जर्नल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल एंट्रीज, विशेष प्रविष्टियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम बेसिक सब कुछ कर चुके हैं डिस्कस कि किस तरह से कैपिटल की एंट्री बनाई जाती है, किस तरह से परचेज़ की बनाई जाती है, किस तरह से सेल्स की, किस तरह से एसेट्स खरीदी जाती हैं, इवन हम ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ स्पेशल एंट्रीज करेंगे। वो क्या है? सबसे पहली एंट्री है उसके अंदर हमारी बैड डेब्ट रिकवर्ड की एंट्री। बैड डेब्ट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था। बैड डेब्ट वो होता है जब हमने किसी को गुड्स सेल किए होते हैं उधार पे, तो अगर वो व्यक्ति हमारी पेमेंट नहीं देता है, तो अगर पैसा डूब जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बैड डेब्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बैड डेब्ट डूबते। अगर वही बैड डेब्ट फ्यूचर में जाके रिकवर हो जाए, मतलब उस व्यक्ति ने जनवरी के महीने में पेमेंट नहीं दी, लेकिन 2 मंथ के बाद वो पेमेंट मिल जाती है, रिकवर हो जाती है, उसको बोला जाएगा बैड डेब्ट रिकवर्ड। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ को पहले बैड डेब्ट मान चुके थे, बैड डेब्ट मान के एंट्री कर चुके थे, वो बाद में रिसीव हो जाते हैं, हमें रिकवर हो जाते हैं। तो इस केस में क्या एंट्री बनाएगी जाएगी? इस केस में एंट्री बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ जाएगी उसके बदले में, और साथ ही साथ हमारी नया एक अकाउंट ओपन हो गया है बैड डेब्ट रिकवर का। ठीक है ना। बैड डेब्ट को हम डेबिट करते थे, अगर आपको याद हो एंट्री में बैड डेब्ट हमारा एक तरह का लॉस होता था, तो हम बैड डेब्ट को एंट्री में डेबिट करते थे। लेकिन यहाँ बैड डेब्ट नहीं है, बैड डेब्ट रिकवर्ड है, तो वो एक तरह की हमारी इनकम है। तो इनकम क्रेडिट होती है और कैश आएगी, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है। और केयर ये भी ध्यान में रखनी है कि पर्सनल अकाउंट जो होता है डेटर का शुड नॉट बी क्रेडिटेड। इस टाइम हमने पर्सनल अकाउंट को, जिस व्यक्ति से हमें पैसा मिलेगा, सपोज करो अमित नाम का व्यक्ति था, उसका कोई बैड डेब्ट पहले हुआ और अब वो बैड डेब्ट रिकवर हो रहा है, तो आपने अमित को कहीं पे भी नहीं लेना एंट्री के अंदर। ठीक है, आपने सिर्फ एंट्री क्या करनी है? कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट, और आपके बैड डेब्ट रिकवर्ड हो चुके हैं, टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। सेकेंड एंट्री है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। तो पहले तो ये क्लियर होना ज़रूरी है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। बेटा एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो किसी ईयर के अंदर, अकाउंटिंग ईयर के अंदर, जो किसी अकाउंटिंग ईयर के अंदर रिमेनिंग रह जाते हैं, देने पे करने रह जाते हैं, उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा नॉर्मली देखा जाता है कि बिजनेसेस के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि एक बिजनेस एंटरप्राइजेस टू बी लेफ्ट विद सम एक्सपेंसेस। बिजनेस के अंदर कई तरह के एक्सपेंसेस रहते हैं विच आर येट टू बी पेड, जिनको भी पे करना होता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर के एंड तक, ड्यू टू वन रीज़न, और इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, कोई एक कारण या 2 कारण। ऐसे एक्सपेंसेस को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हमें पे करना होता है करंट ईयर में, बट हमने पे नहीं करे होते। ठीक है। सपोज करो 2019 का ईयर था, हमें जनवरी से दिसंबर के बीच में कोई खर्चा पे करना था, लेकिन वो जनवरी 2020 तक पे नहीं हुआ, करंट ईयर में पे नहीं हुआ है, तो वो खर्चा कैसा खर्चा कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा। हिंदी में इसको अदत्त व्यय कहा जाता है, या एक और नाम भी है इसको, कई जगह पे ड्यू भी लिखा होता है, एक्सपेंसेस ड्यू, यानी ड्यू हो चुके हैं, हमें पे करने चाहिए थे लेकिन नहीं पे किए गए हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल लिया है इसमें, मान लीजिए एक एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी 1000 पर मंथ है। कितनी सैलरी है? 1000 पर मंथ सैलरी मिलती है उसको, एम्प्लॉई को, और किसी वजह से अगर उसको 11th मंथ की सैलरी ही मिली इस साल, यानी 1000 एक महीने के मिलते थे और उसको पूरे साल की सैलरी ना मिलके सिर्फ 11 महीने की सैलरी मिली, 11,000 रुपये पे किए गए, तो जो 1000 रुपये की सैलरी रहती है वो क्या कहलाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगी, और वो 1000 सैलरी आउटस्टैंडिंग भी कहलाएगी और सैलरी ड्यू भी कहलाएगी। ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग का अकाउंट जो होता है बेटा, वो ये सारे आउटस्टैंडिंग के अकाउंट किसके अंदर जाते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंदर जाते हैं। किसके अंदर जाते हैं? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में अगर आपको ध्यान हो तो पर्सनल की हमने 3 टाइप्स की थी, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, है ना। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर जाता है। ठीक है। रूल पर्सनल अकाउंट के ही होंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो वाले रूल जो थे उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। और आउटस्टैंडिंग का जो अकाउंट होता है हमेशा क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब जैसे सपोज कीजिए ये सैलरी वाली चीज़ जो मैंने बताई, इसकी अगर अब मुझे एंट्री करनी है तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो जिस भी, अगर सपोज करो कोई रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है, तो उसकी बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब उस खर्चे के साथ हम आउटस्टैंडिंग वर्ड ऐड कर देंगे जो अभी देना रहता है। तो एंट्री आपकी होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है। तो ये एक तरह की आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होती है वो एक तरह की लायबिलिटी होती है किसी भी बिजनेस के लिए, इसको क्रेडिट करना होता है। ठीक है।
आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, लायबिलिटी है, और क्योंकि अभी देनी रहती है और इसको क्रेडिट करना होता है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को। इसमें उन व्यक्तियों के खाते हैं जिनको अभी सैलरी देना रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग का अकाउंट क्रेडिट होता है। उसके बाद थर्ड है आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या है आगे थर्ड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसको हिंदी में पूर्वदत्त व्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वदत्त व्यय कहा जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये वो खर्चे होते हैं जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इसको एडवांस में पे कर दिया गया है। करंट ईयर में थे नेक्स्ट ईयर के, लेकिन हमने क्या किया, इसको करंट ईयर में ही पे कर दिया। इनको प्रीपेड एक्सपेंसेस का नाम दिया जाता है, और इसका जो फ़ायदा है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में भी मिलने वाला है। और फॉर एग्जांपल लेते हैं, इसमें जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम था, ठीक है, वो हमने 1200 का पे कर दिया और 1 जुलाई 2019 तक पे कर दिया। हमने 1 जुलाई 2019 को पे करा हमने, और पूरे साल के लिए पे किया, जबकि साल तो 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है। और जब हमने 1 जुलाई के लिए पे किया तो हमने 12 मंथ का पे किया, 1 साल का पे किया, यानी अगली जुलाई तक का पे कर दिया। जबकि पे कब तक का करना चाहिए था उस ईयर में, 31 दिसंबर का। तो 31 दिसंबर के बाद का जो भी होगा, 1 जनवरी से लेकर जुलाई तक का, वो हमारा क्या हो गया, एडवांस हो गया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री, पे करने की एंट्री क्या होती है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम एक एक्सपेंडिचर है। क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक एक्सपेंडिचर है, वैसे उसकी एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, क्या एंट्री होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। नॉर्मली जो खर्चा पे किया जाएगा जब हमारी बुक्स बंद होंगी 31 तारीख को, तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, अब सपोज कीजिए मैंने तो अभी बोलते वक्त बोला कि 31 दिसंबर को साल खत्म होगा। अब इन्होंने ले लिया एग्जाम्पल में कि अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, ठीक है, जुलाई 19 में पेमेंट हुई थी, 31 मार्च को क्लोजिंग हो गया, लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर है वो 1 जुलाई तक पे हो रखा है, यानी मार्च के बाद अप्रैल मई जून, 3 मंथ का जो है, अप्रैल से लेकर जून तक का, वो आपका प्रीपेड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, खुद सोचिए आप। 1 जुलाई 2019 को पे हुआ, 31 मार्च को आपका साल खत्म होना है, वहाँ तक का तो ठीक है, इस ईयर में आ गया, लेकिन जो इससे आगे का है वो एडवांस हो गया, वो प्रीपेड हो गया। तो प्रीपेड की एंट्री होती है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। प्रीपेड का अकाउंट डेबिट होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग का हमने डिस्कस किया, वो लायबिलिटी है, वो क्रेडिट होता है, वो देना रहता है। जबकि प्रीपेड हमने एडवांस में दे दिया है, उसका फ़ायदा आने वाले टाइम में मिलना है हमें, वो हमारी एसेट है, एसेट डेबिट होती है, इसलिए प्रीपेड का अकाउंट डेबिट होगा। ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये उन लोगों को दिखा रहा है जिन लोगों ने एडवांस में पेमेंट कर दी है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आउटस्टैंडिंग का अकाउंट भी रिप्रेजेंट करता है और प्रीपेड का अकाउंट भी रिप्रेजेंट करता है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है, क्रेडिट होता है, और हमारा प्रीपेड एसेट होती है, एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, तो इसको डेबिट किया जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है। ये थर्ड था हमारा, थर्ड एंट्री थी, ठीक है, तो इस तरह से ये की जाएंगी। उसके बाद और स्पेशल एंट्री क्या है, स्पेशल एंट्री में चौथी एंट्री है हमारी डेप्रिसिएशन की। 6 एंट्रियाँ हैं स्पेशल जो डिस्कस करेंगे हम। डेप्रिसिएशन के बारे में बताती हूँ मैं, क्या होता है डेप्रिसिएशन। बेटा देखो, हम कोई भी बिजनेस के अंदर एसेट इस्तेमाल करते हैं, कोई भी फिक्स एसेट यूज़ करते हैं, बिजनेस चल रहा है, जिससे हमारा कोई बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में बिजनेस चल रहा है, या मशीनरी है, प्लांट है, तो समय बीतने के साथ साथ उनकी वैल्यू में कमी आती जाती है। मानते हो ऐसा कि नहीं मानते हो? अब अगर एक बिल्डिंग, एक मकान में भी आप रहते हो, तो मकान में टूट फूट होती रहती है समय समय पर, उसको रिपेयर कराना पड़ता है, तो खर्चा भी होता है। ऐसे ही समय बीतने के साथ साथ नॉर्मली क्या होता है, वैल्यू में कमी भी आती है, उसमें टूट फूट भी होती है। अब अगर हम एक बिजनेस का एग्जाम्पल लें, बिजनेस के अंदर ये जो टूट फूट है या जो भी गिरावट है, ये पे नहीं होती है कैश में। डेप्रिसिएशन नाम का एक खाता होता है जिसको हम ओपन करते हैं, वो एक नॉमिनल अकाउंट है। ये नॉमिनल का मतलब है जहाँ पे एक्सपेंडिचर्स डेबिट किए जाते हैं, लॉस डेबिट किए जाते हैं, ये एक तरह का लॉस है, ये डेबिट होगा। तो एसेट अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगी, क्योंकि वो एसेट की वैल्यू कम हो रही है यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वजह से। हमने खाता खोल लिया है डेप्रिसिएशन नाम का, जो भी टूट फूट होगी वो हम इसके अंदर डालते जाएंगे। ये एक्सपेंडिचर है, लॉस है, इसलिए इसको डेबिट करा जाएगा। तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। हिंदी में इसको हवास कहा जाता है, मतलब जो वैल्यू में नॉर्मली एसेट की वैल्यू में, फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आती है, टूट फूट होती है, उसको डेप्रिसिएशन का नाम दिया जाता है। ये अलग अलग एसेट पे लगाया जाता है, लैंड पे, लैंड पे नहीं लगता है, सिर्फ एक फिक्स एसेट लैंड ही है जिस पे ये नहीं लगता। क्योंकि कभी आपने देखा है कि भूमि का मूल्य कम हो, भूमि का मूल्य हमेशा बढ़ता ही है, ज़मीन की कीमत हमेशा बढ़ती है, लेकिन बाकी सभी एसेट्स की वैल्यू जो है वो डाउन जाती है, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, तो उनके लिए ये ओपन किया जाता है। एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ये क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कैपिटल क्या होती है ये तो आपको पता है ना। कैपिटल क्या होती है? पूंजी, जो बिजनेस को चलाने के लिए हमने शुरू में मालिक ने लगाई है,
ठीक है, मालिक ने पैसा लगा दिया। अब वो पैसा अगर सपोज कर जाएंगे, हम ये मानते हैं कि जो मालिक है और बिजनेस है वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। एक मालिक ने बिजनेस लगाया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, पैसा लगाया है, तो उसका जो मालिक का अस्तित्व है और बिजनेस का अस्तित्व है, आइडेंटिटी दोनों की अलग अलग है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ये पैसा, अगर हम ये मानते हैं कि ये मालिक ये पैसा बिजनेस में ना लगाता तो वो पैसा वो कहीं और रखता, बैंक में रखता या कहीं और लगाता, तो उसको कुछ ना कुछ इनकम होती, ठीक है ना। वैसे ही अगर उसने बिजनेस में लगाया है तो इस बिजनेस में उसका पैसा लगाने की वजह से उसको कुछ ना कुछ इनकम होनी चाहिए, उसको उसका ब्याज मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये एक चीज़ की बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, बिजनेस को तो पे करना है मालिक को, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है। तो किसी भी बिजनेस की अगर आपने सही एफिशिएंसी जाननी है तो ज़रूरी होता है कि बिजनेस जो है मालिक की कैपिटल पे उसको ब्याज की पेमेंट करे। प्रॉफिट जो होते हैं हमारे जो निकाले जाते हैं, प्रॉफिट्स जो भी प्रॉफिट होंगे उसके अंदर सबसे पहले ये इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाता है। अभी इतना तो पहले कैपिटल का ब्याज बनता है वो माइनस कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो रियल प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ऐसा इंटरेस्ट जो होता है वो एक तरह का बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉस है, क्योंकि बिजनेस को तो पे करना है। तो अगर हम नॉमिनल अकाउंट का रूल इस पे लगाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर हो रहा है, बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये एक एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर डेबिट होता है। और अगर प्रोप्राइटर मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो मालिक के लिए क्या होगा, मालिक के लिए ये इनकम है। लेकिन हम बिजनेस के जो भी अकाउंट्स हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, ना कि मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो इसकी क्या एंट्री की जाएगी, एंट्री यहाँ पे नहीं बताई हुई है, तो इसकी एंट्री आपकी जो होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये खाता खुल जाएगा, ये एक्सपेंडिचर है, डेबिट होना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये कैलकुलेट किसके ऊपर होगा, कैपिटल पे होगा, तो क्रेडिट की जाएगी आपकी कैपिटल, क्योंकि अब कैपिटल होती भी क्रेडिट ही है। तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर क्या होता है बिजनेस का, वो डेबिट होता है। उसके बाद 6th में है बिल्कुल अपोजिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या थी, जो पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कैपिटल में से कुछ पैसा मालिक निकाल लेता है उसको ड्राइंग कहते हैं। सॉरी, ड्राइंग जो होती है वो अकाउंट ड्राइंग का हमेशा डेबिट होता है, ठीक है ना। अब जब ड्राइंग करेगा वो पर्सन, जब बिजनेस से वो पैसा निकालेगा तो बिजनेस उससे उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। भाई तूने पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया है, उस पैसे पे उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो इस तरह के ब्याज फॉर्म बिजनेस के लिए क्या होगा, ये इनकम होगी। क्या होगी, इनकम होगी। तो इनकम को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। इनकम को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो ड्राइंग अकाउंट क्या होगा, हमेशा हमारा डेबिट होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट किया जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंडिचर था वो डेबिट किया जा रहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम है उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। एंट्री यहाँ पे नहीं गिवन है लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट भी ड्राइंग पे होगा और इनकम है इसलिए इस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अब इन्हीं एंट्रीज से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे एंट्रीज हैं, सबसे पहली एंट्री है रिसीव ₹20,000 फ्रॉम सुभाष। सुभाष नाम के व्यक्ति से 20,000 रुपये रिसीव हुए हैं विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेप इन द प्रीवियस ईयर, जिसको पिछले कुछ सालों में बैड डेप मान लिया गया था। अब व्यक्ति सुभाष था जिसके पैसे को बैड डेप मान लिया गया था पहले कुछ सालों में, अब उसको वो बैड डेप रिकवर हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर के रिटर्न ऑफ थे बैड डेप, उससे 20,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं, यानी बैड डेप्ट रिकवर हो रहे हैं। तो इसकी क्या एंट्री बनाई जाएगी, अभी आपको बताया था मैंने एंट्रीज में, जब बैड डेप्ट रिकवर होंगे तो हमारे पास कैश आएगी, कैश अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो और बैड डेप्ट रिकवर का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट होगा और बैड डेप्ट रिकवर्ड का अकाउंट क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। देखिए ये है पहली एंट्री आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। सेकंड है सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स। सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स, मैंने आपको बताया था ड्यू और आउटस्टैंडिंग एक ही बात होती है, मतलब ये सैलरी देनी रहती है 50,000 रुपये की, आउटस्टैंडिंग की एंट्री बनानी है। तो आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या है, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, ठीक है ना। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, ड्यू या आउटस्टैंडिंग एक ही बात होती है। उसके बाद थर्ड है आपकी आउट ऑफ दिस ईयर, आउट ऑफ द रेंट, जो इस बार रेंट पे हुआ है उसमें से 10,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, यानी एडवांस हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया। प्रीपेड हमारी एसेट होती है, प्रीपेड डेबिट होती है। क्या एंट्री होगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको साथ साथ ध्यान रखनी है एंट्रीज। अगली एंट्री देखते हैं, स्पेशल एंट्री। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर कि 10% डेप्रिसिएशन लगाइए फर्नीचर पे।
डेप्रिसिएशन लगाना है 10% किसके ऊपर, फर्नीचर पे। फर्नीचर 50,000 का है, इस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। परसेंटेज गिवन है, कई बार अमाउंट गिवन होता है, कई बार परसेंटेज। अब 50,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो वो 5,000 आएगा, ठीक है। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है, इसलिए डेप्रिसिएशन को डेबिट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। देखिए वही एंट्री की गई है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना अमाउंट लिखा जाएगा, जो अमाउंट आपने परसेंटेज से कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अमाउंट दिया है तो सीधी एंट्री बन जाएगी, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अमाउंट ना दिया हो, परसेंटेज दी हो, तो एसेट की वैल्यू के ऊपर उसे कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाइए। कैपिटल भी आपको गिवन है, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट कर लिया एसेट पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे कैपिटल पे 12%, ये आएगा आपका 12,000। और एंट्री क्या थी इसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल पे लगाया जा रहा है, कैपिटल हो जाएगी आपकी क्रेडिट, ठीक है। और लास्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, ये कैलकुलेट करके दे रखा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला। कभी कभी दे देगा कि परसेंटेज दी होगी तो ड्राइंग गिवन होगी, उस पर कैलकुलेट होगा, लेकिन इनमें सिंपल बता रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, तो इनकम की तरह इसकी एंट्री होगी, इसको क्रेडिट किया जाएगा। तो डेबिट किसको करेंगे, ड्राइंग को, ड्राइंग पे कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट हमें करके दे रखा है, सिर्फ एंट्री बनानी है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो इस तरह से ये स्पेशल एंट्रीज़ का क्वेश्चन आपका किया जाएगा, आपको ये एंट्रीज स्पेशल ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके साथ ही स्पेशल एंट्रीज़ के साथ हम एक छोटा सा पॉइंट आज और देखेंगे, उसमें छोटे से पॉइंट में हमें कुछ बता रखा है, इसी के साथ कंटिन्यूड है वो छोटा सा पॉइंट, समझेंगे आप ध्यान से। एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ऑन इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। देखिए दो बातें हैं इसके अंदर, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। पहले ये बताती हूँ मैं इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का क्या मतलब है। बेटा किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जब हम मशीनरी की ज़रूरत होती है, अगर कहीं पे निर्माण कार्य या मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, चीज़ें बनाई जाती हैं तो मशीनरी की ज़रूरत होती है, तो मशीनरी की इंस्टॉलेशन करानी पड़ती है। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है उसको लगवाना पड़ता है, फिक्स करवाना पड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। और इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर कोई टूट फूट हो रही है या आप एक बिल्डिंग के अंदर एक मंजिल है उसके ऊपर दूसरी मंजिल डाल रहे हैं, तो इन चीज़ों को इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग में लिया जाएगा। अगर इस पर कोई खर्चा किया जाता है, अब आपको पता है मशीनरी और बिल्डिंग दोनों ही किसी भी बिजनेस की क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं, ठीक है। तो जो इनके ऊपर खर्चा किया जाएगा, जैसे मशीन आपने खरीदी, वो लोग आएंगे मशीनरी को लेके आएंगे आपके यहाँ लगाने के लिए, रास्ते में गाड़ी का भाड़ा वगैरह, कैरेज, उसको कैरेज बोलते हैं, रास्ते का गाड़ी भाड़ा देंगे आप, या फिर फ्राइट भी बोलते हैं, रास्ते के खर्चे, ट्रांजिट एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन के खर्चे, या फिर जो लगाने वाला है वो भी मजदूरी मांगेगा, उसका वेजेस हो गया। तो कितनी चीज़ें मैंने बात करी, मशीनरी खरीदी, खरीदने के बाद उसने क्या कहा, आपके गोडाउन तक पहुंचाने के लिए भाड़ा लगेगा, फ्राइट बोलते हैं उसको, कैरेज भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और ट्रांजिट के खर्चे यानी रास्ते के खर्चे, इंस्टॉलेशन लगाएंगे तो जो खर्चा होगा, जो भी उसमें और टूट फूट होगी, खुदाई का काम होगा, औजार लगेंगे, या फिर जो मजदूरी मांगेगा वो जितना भी खर्चा होगा इस तरह का, वो मशीनरी का ही खर्चा माना जाएगा, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा वो होते हैं जो हम किसी भी फिक्स एसेट को खरीदने पे करते हैं। क्योंकि ये कैपिटल क्यों माने जा रहे हैं खर्चे, क्योंकि इन्हीं एसेट से बिजनेस को चलाया जाना है, तो ये कैपिटल नेचर के खर्चे माने जाते हैं। अभी हमने एक्सपेंडिचर्स के नेचर्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, तो बेटा अब नॉर्मल समझ लीजिए कि खर्चे दो तरह के होते हैं। एक तो आम रोज़ के खर्चे हैं, छोटे मोटे खर्चे जो हैं, एक होते हैं जो मोटे खर्चे किए जाते हैं, जो रोज़ रोज़ नहीं किए जाते, उन्हें कैपिटल नेचर के खर्चे कहा जाता है। तो जो ये मशीनरी को लगाने के खर्चे हो रहे हैं ना, ये सारे इसके अंदर जो ये छोटे छोटे आ रहे हैं, भाड़ा है, रास्ते का खर्चा है, मजदूरी है, ये सारे खर्चे मशीनरी का ही हिस्सा माने जाएंगे। तो मशीनरी के ऊपर जो खर्चा होता है वो बड़ा खर्चा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो ये सारे खर्चे किसके अंदर जाएंगे, मशीनरी के अंदर जाएंगे। सारे खर्चे किसके अंदर जाएंगे, मशीनरी के अंदर जाएंगे। इसी तरह से अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसका निर्माण कार्य हो रहा है, तो जो भी माल खरीदा जा रहा है उसके लिए ईंट है, सीमेंट है, बजरी है, जो भी है, या फिर मजदूरी दी जा रही है उस सामान को खरीदते वक्त, वो भी कैपिटल नेचर का खर्चा होगा और बिल्डिंग का ही पार्ट माना जाएगा, ठीक है। तो मतलब फिक्स एसेट कोई भी हो, चाहे मशीनरी हो चाहे बिल्डिंग हो, उससे रिलेटेड जो भी छोटा मोटा खर्चा भी होता है उसी टाइम पे वो उसी का पार्ट बनता है, उसके एक्सपेंडिचर का पार्ट बनता है। लेकिन अगर हम बात करें रिपेयर की, अगर हम किसी एसेट के ऊपर कोई रिपेयर कराते हैं, ठीक है, तो और वो एसेट आपके पास पहले से थी, मतलब मशीनरी कोई पहले से है और रिपेयर उसकी बाद में हो रही है, तो वो रिपेयर उसमें ऐड नहीं होगी, वो रिपेयर एक अलग सा खर्चा दिखाया जाएगा, आपका आम रूटीन का खर्चा दिखाया जाएगा, ठीक है, समझे।
तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। न्यूमेरिकल से आपको और ज़्यादा क्लियर होगी ये बात कि मैं जो बताने की कोशिश कर रही थी आपको। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, उस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा ये। देखिए, पहला है, आपने गुड्स खरीदे नीलेश नाम के व्यक्ति से, गुड्स खरीदे, हम माल खरीद रहे हैं। आप देखिए, माल खरीदते हैं तो परचेज का अकाउंट आता है, और कैश के बदले में खरीदे 50,000 और 1,000 रुपये उस पर भाड़ा भी दिया, कैरेज भी दिया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अभी मैंने बताया कि कैरेज ऐड होना है, बट वो कैरेज मशीनरी का है, मशीनरी लाते वक्त है, मशीनरी में ऐड होना है, या बिल्डिंग बनवाते वक्त है। ये गुड्स का है, माल खरीदा है, माल का कैरेज अलग से दिखाया जाएगा, इसकी एंट्री अलग से होगी, इसकी पेमेंट अलग से होगी। ये एक एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर्स डेबिट होते हैं, इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने गुड्स खरीदे और कैरेज पे किया तो कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। चाहे आप जॉइंट एंट्री भले बना सकते हैं क्योंकि कैश इफेक्ट होगा दोनों एंट्री से। देखिए, ये एंट्री बनाई गई है, इसकी परचेज अकाउंट डेबिट किया गया है 50,000 से, कैरेज अकाउंट भी डेबिट कर दिया गया, एक्सपेंडिचर है। परचेज तो डेबिट होता ही है और कैरेज एक्सपेंडिचर है, इसलिए डेबिट हो रहा है। आप अलग अलग एंट्री भी बना सकते थे, इकट्ठी बना दी कैश की, चाहे 2 एंट्रियाँ भी आप इसकी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपने कर रखी है, पीछे हमने डिस्कस की हुई है। क्या एंट्री है नेक्स्ट आपकी, पेड टू सीता। सीता नाम की लेडी है, उसको इतने रुपए दिए और फुल पेमेंट कर दी उसकी 10,000। फुल पेमेंट या फुल सेटलमेंट में मैंने आपको बताया था कि जितना भी पेमेंट हो रही होती है बस वो लास्ट पेमेंट होती है, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं होगी उससे रिलेटेड। जैसे 10,000 के बदले में 965 तो जो बीच का गैप है वो क्या है, डिस्काउंट है। वो क्या है, डिस्काउंट है। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी आपकी, सीता आपकी रिसीवर है, सीता को पेमेंट की जा रही है, कैश जा रही है, सीता टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव। जितना पैसा बच गया, जितना कम पेमेंट करना पड़ा, वो क्या कहलाएगी, डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक मशीनरी खरीदी गई है बाय चेक। अब आ गई वो बात जो हमने अभी पॉइंट डिस्कस किया उससे रिलेटेड। देखिए, परचेज अ मशीनरी गिविंग अ चेक ऑफ ₹3 लाख। एक मशीनरी खरीदी गई है बाय गिविंग अ चेक ऑफ ₹3 लाख, चेक के थ्रू खरीदी गई है। अब चेक वाला पॉइंट भी आ गया इसमें, बैंक से रिलेटेड आ गया। हमने मशीनरी खरीदी और चेक के थ्रू खरीदी और 25,000 रुपये उसकी वेजेस हमने उसकी इंस्टॉलेशन पे दिए। अब वही मशीनरी की बात आ गई, मशीनरी खरीदते वक्त वेजेस दिए हैं उसकी इंस्टॉलेशन पे, तो मशीनरी का ही पार्ट हो गए। यानी ये दोनों चीज़ें आपकी मशीनरी के ही पार्ट हो गई। 3 लाख की ये और 25,000 ये, टोटल कितना आ जाएगा मशीनरी के अंदर, 3,25,000। कितना आएगा, 3,25,000 मशीनरी में आएगा। लेकिन जो पेमेंट की गई है वो 2 हिस्सों में की गई है, मशीनरी की तो चेक से और वेजेस की कैश में। तो आपकी एंट्री पे क्या इफेक्ट आएगा इसका, ये देखिए, मशीनरी के अंदर आपने दोनों अमाउंट ऐड कर दिए, क्योंकि मशीनरी जब खरीदते हैं तो खरीदते वक्त उसको लगाने के जो खर्चे हैं वो मशीनरी में ही ऐड हो जाते हैं, वो जोड़ दिए हमने। लेकिन पेमेंट 2 तरह से की गई है, क्योंकि 3 लाख की पेमेंट चेक से हुई तो वो बैंक में से जाएगी, और बाकी कैश में हुई है तो वो कैश से जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपकी बिल्डिंग से रिलेटेड है। अब इसमें बताया हुआ है कि ब्रिक्स मतलब होता है ईंटें, 15 लाख की, टिम्बर लकड़ी 10 लाख की परचेज की गई बिल्डिंग बनाने के लिए। बिल्डिंग बनाने के लिए माल खरीदा है, ईंटें खरीदी हैं, लकड़ी खरीदी है, और सारी पेमेंट आपने चेक से करनी है। तो ये बिल्डिंग का पार्ट हो गई, दोनों चीज़ें अलग अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और टू बैंक एंट्री होगी, क्योंकि आपने चेक से पेमेंट करी है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री पे चलते हैं। अगली एंट्री में क्या है, एक ओल्ड मशीनरी खरीदी गई है। अब यहाँ ओल्ड मशीनरी की बात की गई है। एक ओल्ड मशीनरी खरीदी गई है 1 लाख रुपए की, और इसकी कैरेज पे 5,000 खर्चा किया गया, 20,000 इसकी रिपेयर पे खर्चा किया गया। पेमेंट चेक से करनी है। बेटा, चाहे ओल्ड मशीनरी खरीदो चाहे न्यू खरीदो, खरीदते वक्त के खर्चे मशीनरी में ही ऐड होने हैं। तो ये तीनों खर्चे आप मशीनरी में ऐड करेंगे, और पेमेंट कैसे है, चेक से। तो आप पेमेंट टू बैंक से आप दिखाएंगे। तो क्या एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और लास्ट है आपकी यहाँ पे एंट्री, पेड 2,500 फॉर रिपेयरिंग ऑफ फर्नीचर। अब फर्नीचर अभी नहीं खरीदा गया, पहले से खरीदा हुआ होगा, उसके ऊपर 2,500 रुपये का रिपेयर का खर्चा है। तो ये नॉर्मल खर्चा है, रिपेयर आपका खर्चा है, डेबिट होगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। और टोटल आपका इसमें इक्वल आ जाए।